हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक दिन सुबह उठें और आपको पता चले कि जो है आज के बाद आप अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते। आप जो है जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ रह नहीं सकते। आप जहाँ जाना चाहते हैं आपको जाने पे भी पाबंदी लग जाए। और इससे बड़ी बात, अगर आपको इन सब के अगेंस्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जुडिशरी में जाना पड़े तो आपको जो है जाने ना दिया जाए, तो क्या आप अपने आप को एक स्वतंत्र नागरिक मानेंगे? आप खुद सोचिए इस बात को। और यही इसका जवाब जो है नहीं है। और यही चीज़ के लिए हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको जो है फंडामेंटल राइट्स दिया। बट क्या सिर्फ राइट्स जो है हमारे देश को चला सकता था? यही सवाल उनके सामने भी आया, और जब ये सवाल उनके सामने आया तो उनको लगा कि हमें अपने नागरिकों को राइट्स के साथ ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, और जब उसके बाद हमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिली। बट एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो उन्होंने हमको दी, और बहुत अनोखा पार्ट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे कहा जाता है डीपीएसपी। ये एक ऐसा पार्ट है जो कि एनफोर्सिएबल तो नहीं है और आप इसके अगेंस्ट में कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, बट ये आपके गवर्नेंस सिस्टम की नींव बनाता है। तो स्वागत है मेरे चैनल आधुनिक यूपीएससी में। मैं हूं पीयूष सिंह और मैं आपको पढ़ाऊंगा आज जो है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़। और यकीन मानिए मेरे दोस्तों, अगर जो है आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोई चैप्टर नहीं है, ये कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बहुत पॉपुलर फ्रेज़ यूज़ होता है कि आर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज़ रैंकिंग ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है? ये क्या बताना चाहता है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि हमारा जो संविधान है, इसको हमने कई देशों से उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने को जो लगा कि हमारे देश के लिए अच्छी होंगी, और वो हमने अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हमने जो है यूएसए से लिया, और डीपीएसपी हमने आयरिश गवर्नमेंट से लिया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो है डीपीएसपी जो हमने आयरिश गवर्नमेंट से लिया था, ये आयरिश गवर्नमेंट ने खुद जो है एक स्पेनिश गवर्नमेंट से लिया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारा जो है यूएसएसआर, मानी आज के टाइम के हिसाब से हम उसे रशिया कहते हैं। अगर आपने जो है मेरी बातों को थोड़ा भी गौर किया होगा तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, एनफोर्सिएबल। वो एनफोर्सिएबल वर्ड का मतलब क्या है, आइए उस वर्ड को समझते हैं। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो एक एनफोर्सिएबल राइट्स है, और जो डीपीएसपी है वो हमारा एनफोर्सिएबल राइट्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन हमारे साथ होता है तो हम उसके अगेंस्ट में हम जो है जुडिशरी में जा सकते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि जो है ये वायलेशन हम कौन करेगा हमारे ऊपर, हम किसके अगेंस्ट में जा सकते हैं? तो इसका आंसर जो है आपको संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 12 देगा, जो हमें बताता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। स्टेट की डेफिनेशन जो होती है दोस्तों, वो होती है यूनियन, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द स्टेट, और हमारी जितनी लोकल बॉडीज़ होती हैं जैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। और चौथी वो ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के एक पार्ट का रूप में काम कर रही है। जैसे आप कह सकते हैं हमारी जो पीएसयूज़ हो गई हैं, जो ओएनजीसी हो गई, और फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया, ये सब एक गवर्नमेंट के सब्सिडरी बॉडीज़ के रूप में हमारे लिए काम करती हैं। अगर ये हमारे राइट्स का हनन करेंगी तो इसके अगेंस्ट में आपके पास पूरा अधिकार है कि आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको वहाँ पे क्या बताएंगे कि आपका किस चीज़ का हनन हुआ है, आप उसको लॉस आपको अपना बताना पड़ेगा, और वो लॉ जो है हमें आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है।
आर्टिकल 13 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 13 हमें ये बताता है कि कोई भी लॉ, कुछ भी अगर हम फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में वो जा रहा है तो वो लॉ जो है नहीं है। आप देखिए, आर्टिकल 13 एक्ट्स एज अ पावरफुल फिल्टर फॉर ऑल द स्टेट एक्शन, कि अगर स्टेट के द्वारा कोई भी लॉ बनाया गया, जब वो स्टेट हो सकता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से बनाया हो, या वो स्टेट हो सकता है आपका स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया हो, या आपकी लोकल बॉडीज़ ने बनाया हो, और वो लॉ जो है आपके बाई लॉज हो सकते हैं, कस्टमरी लॉज हो सकते हैं, और क्या बोलते हैं जो है आपके कल्चरल लॉज हो सकते हैं, कस्टम लॉज हो सकते हैं। अगर आपको कुछ वक्त पहले की बात याद हो तो जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपना लॉ रूल दिया था अगेंस्ट ट्रिपल तलाक एंड सबरीमाला केस। उस ट्रिपल तलाक और सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट को जाने का अधिकार कहाँ से मिला? कभी आपने ये बात सोची है? अगर कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्लीनरी पावर टू द सुप्रीम कोर्ट, कि वो जो है हमारे देश के पूरी टेरिटरी में कोई ही कहीं पे भी वो अपना रूल्स दे सकता है, बट उसके बाद भी वो किसी के कस्टम में कैसे जो है, किसी के आपके प्रैक्टिसेस को कैसे इंटरफेयर कर सकता है? वो चीज़ उसको पावर देता है हमारा आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी कस्टमरी लॉज जो है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को नल एंड वॉइड कर सकता है, उसके पास ये पावर है। और ये बात आपको समझना है, क्योंकि यही चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक, आप कहेंगे कि आर्टिकल 25 to 28 रिलीजियस लॉज भी हैं, उसमें रिलीजियस पूरा आर्टिकल्स हैं, बट वो चीज़ें उसको स्टार्टिंग पॉइंट जो मिलता है वो आर्टिकल 13 का कस्टमरी लॉज देता है। और इसी में हमें एक कंसेप्ट मिलता है जुडिशियल रिव्यू का, जो कि हमने यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू बिफोर द केशवानंद भारती केस इन 1973, हमारे कोई भी लॉज रहते थे, अगर गवर्नमेंट जो है बहुत चालाक रहती थी, वो जो है शेड्यूल 9 में उस लॉज को डाल देती थी। अब शेड्यूल 9 में जाने के बाद वो लॉ जो है इम्यून हो जाते थे, और वो इस तरीके से इम्यून होते थे कि उसके अगेंस्ट में स्टेट कुछ भी बना ले, पर कोई भी इंसान जो है उस लॉ के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोर्ट जा ही नहीं सकता है। बट 1973 केशवानंद भारती केस एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसको हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज क्लास में। वो जो है आपको ये बात बताएगा कि केशवानंद भारती केस जो है जुडिशियल रिव्यू को कैसे फिर से इंकॉर्पोरेट किया, और ये एक यूएसए का जो है पार्ट है, यूएसए के संविधान से लिया हुआ एक पार्ट है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जुडिशियल रिव्यू जैसे टर्म्स हो गए या माइनॉरिटी जैसे, ये सब यूपीएससी आप जब एग्ज़ाम देंगे ना तो आपको देखना आप इस चीज़ को कि यूपीएससी बहुत चीज़ें खेलेगा आपके साथ, कि जुडिशियल रिव्यू इज़ पार्ट ऑफ द constitution, judicial, it is explicitly mentioned in the constitution, or not even the judicial review, like the terms like minorities, the टर्म्स लाइक अनटचेबिलिटी, आपको लगेगा कि यार ये वर्ड तो आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 29 टॉक्स अबाउट द माइनॉरिटीज, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होगा, पर ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और यहीं पे जो है यूपीएससी आपके साथ गेम खेलेगा, और आपको ये बात समझनी है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो ये सब पॉइंट्स को आप देखते रहिए कि जो मैं कहाँ कहाँ किन किन पॉइंट्स को एम्फेसिस कर रहा हूँ, और आपको उस पॉइंट्स पे जो है सोचना है। अब राइट्स के बारे में हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। राइट्स जो है बहुत टाइप के होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल राइट्स। ये कौन सा राइट्स है? नेचुरल राइट्स आपके वो राइट्स होते हैं जो आपको जो है पैदा होते ही मिल जाते हैं। जो एक इंसान जब वो पैदा होता है तो उसको सबसे पहला जो राइट मिलता है वो मिलता है राइट टू लाइफ, उसको जीने का अधिकार। और वो अधिकार जो है एक अपने आप में नेचुरल राइट है। आप अगर उसको और समझिए, जो लोग दिल्ली में रहते हैं और उनको जो है AQI 500 के पार है, 700 के पार है, उनको क्लीन एयर नहीं मिल रही, पर राइट टू हैव अ क्लीन एयर ये आपका नेचुरल राइट है। इसके बाद है आपका मॉरल राइट्स। मॉरल राइट्स क्या होता है? देखिए आजकल
आपने खुद देखा होगा टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व कर रही है, हम एआई की दुनिया में आ चुके हैं। एआई से हम कितने डीप फेक्स बना के हम किसी की भी वीडियो हम चला दे रहे हैं। कभी हमारे प्रधानमंत्री की डीप फेक वीडियोस बन जा रही, कभी लीडर ऑपोजिशन की वॉइस किसी की बदल के कुछ भी कर दिया जा रहा है। और ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत ही मॉरली और एथिकली बहुत गलत है। आज तो हम इसको बहुत ही छोटे लेवल पे कर रहे हैं, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ेंगी, आगे जाएंगी और 4-5-10 सालों बाद हम इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने वाला है। तो मॉरल राइट्स इसके खिलाफ जो है अब एक नया रूल भी आया है कि मतलब अब लोग उसको इम्प्लीमेंट करें ना करें, बट जो है अगर आप कोई एआई जनरेटेड वीडियोस बनाते हैं या कोई डीप फेक वीडियोस बनाते हैं तो उसको आपको कॉर्नर में एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो है डीप फेक वीडियो या एआई जनरेटेड वीडियोस है। और इट इज़ गुड ऑल्सो, इट इज़ गुड फॉर यू ऑल्सो, इट इज़ गुड फॉर द ऑडियंस ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। मैंने कोई सही बात नहीं किसी को ब्लफ करना इस चीज़ पे। Now, what is the statutory rights? These are those rights which are given by the Act of the Parliament. Like कैसे Environment Protection Act of 1986 आपने सुना होगा, और एक बहुत ही जो है पॉपुलर एक्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009। ये दोनों एक्ट हैं। ये एक्ट जो है आपके गवर्नमेंट की राइट से दिया जा रहा है और इसलिए ये स्टैचुटरी राइट्स है, लीगल राइट्स है आपकी। उसके बाद है आपकी ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स जो है एक आपको डिग्निफाइड लाइफ देने के लिए, ये आपके यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स में भी आता है और ये आपके जो है देश में इंडिया में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये भी जो है ह्यूमन राइट्स की बात करता है। फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में हम बहुत डीपली अभी डिस्कस करने जा रहे हैं तो इसको हम आगे ही देखते हैं। उसके बाद है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बहुत हार्ड नहीं है, आसान है। जो है थोड़ा दिमाग लगाएंगे इस चीज़ पे। जो राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है वो जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बन जाती। बहुत सिंपल है इस चीज़ को, इसमें आपको जो है उलझना नहीं है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है क्या नहीं है। जैसे अगर आप लोगों को याद होगा तो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19(1) क्लॉज F जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक टाइम पे फंडामेंटल राइट्स थी, बट वो भी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो है उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया और वो आर्टिकल 300 क्लॉज A में पहुंच गई है अब। तो वो अब फंडामेंटल राइट्स तो नहीं रही है बट वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बन चुकी है। अब हम लोग पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट्स वगैरह जो है ना आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। देखिए मैं आपको आज जो है एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस तीनों सब्जेक्ट का, एक आपको कॉन्शियस बता रहा हूँ कि यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अगर आप मेरी बात यकीन मानिए, अगर मेरे को सिर्फ फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ाना हो और वो भी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरे को लगभग 3-3.5 घंटे फंडामेंटल राइट्स में लग जाएंगे और डीपीएसपी में अराउंड 2.5 आवर्स हमको डीपीएसपी में लग जाएगा। तो ये बहुत है। और फिर मेरे को अभी जो है आपको एक शॉर्ट फ्रेम में समझ लीजिए, एक आपके लिए मूवी की ट्रेलर चल रही है। कोई बहुत टफ नहीं रख रहा हूँ मैं, बहुत चीज़ों को सिंपल भाषा में आपके दिमाग में एज अ मूवी की स्क्रिप्ट के रूप में मैं आपके डाल रहा हूँ। और ये आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट बनने वाला है ना, यकीन मानिए दोस्तों कि अगर एक बार आप इसका बेसिक चीज़ें समझ लेंगे, पूरा फ्रेमवर्क समझ लेंगे, उसके बाद जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, दैट विल नॉट बी अ टफ थिंग फॉर यू। आपको लगेगा कि यार ये भी आता है, सब आता है, मतलब एक फील आएगी। कोई भी चैप्टर देखो, यूपीएससी इज ऑल अबाउट 2C, ट्रस्ट मी। इसके अलावा कोई कुछ भी बोले आके आपसे जो है कि ऐसा करना वैसे करना, द वन थिंग इज कंसेप्ट क्लियरिटी। आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। देखिए मैं, it's not right for me to speak against anyone at this point of time, but आप मार्केट में देखेंगे लोग जो है बच्चों के साथ उनके कहीं ना कहीं उनके साथ गलत कर रहे हैं, आपको आ जा रहे हैं बताने। देखिए 2 टाइप के टीचर होते हैं। एक टीचर्स वो होते हैं जो एजुकेशन को आपको पढ़ा रहे हैं, वो अपने नॉलेज में अपने सब्जेक्ट में बहुत कमांड है उनका, और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको उन्हीं टाइप के टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर एक टाइप के टीचर्स और हैं, वो बहुत फेमस चल रहे हैं आजकल, और यूपीएससी की दुनिया में तो
बहुत ही आगे वो लोग पहुंच चुके हैं। उनका काम ये है वो बच्चों के साथ सिर्फ माइंड गेम्स खेलें। आप देखिए यूपीएससी 2026 का पेपर्स उठा के देखिए, आपसे बोला जाएगा कि अच्छा ये वर्ड दिख रहा है बेटा, इसमें आप बी मार्क कर दीजिए, इसमें आप क्वेश्चन ही मत पढ़िए ना ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर बी होगा। 5 ऑप्शन है डायरेक्ट 3 मार्क कर दीजिए, 7 ऑप्शन है डायरेक्ट 5 मार्क कर दीजिए। अरे 1 2 का 4 4 2 का 1 थोड़ी खेलने आए हो भाई। यूपीएससी क्या नहीं देख रहा है, उसको नहीं पता है कि क्या चल रहा है मार्केट में। 5 का 3 7 का 5 और ये सब करने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा? चलिए वो बहुत अलग बात हो जाएगी, उसमें अगर हम लोग जाएंगे तो तो मैं आपको बता रहा था कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज फंडामेंटल राइट्स। अब ये क्या है फंडामेंटल राइट्स? इट शील्ड द सिटीजन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टेट। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है स्टेट के अगेंस्ट में, इस स्टेट के ऊपर एक नेगेटिव टाइप का ये राइट है। ये बात मानिए, नेगेटिव राइट कैसे? ये स्टेट को रोकता है, स्टेट को लिमिट करता है कि आप जो है अपने सिटीजन्स के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। आप जो है, और डीपीएसपी जो है एक पॉजिटिव राइट्स है, वो डीपीएसपी आप स्टेट्स को ये कमांड करता है कि जो है आपको अपने सिटीजन्स के लिए ये गवर्नेंस पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। तो मैं जैसा बता रहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये एक अपने आप में नेगेटिव राइट्स है और ये लिमिट करता है स्टेट को किस चीज़ के लिए? एग्जीक्यूट आर्बिट्री लॉज के लिए। द सेकेंड थिंग इज द स्कोप ऑफ अवेलेबिलिटी। फंडामेंटल राइट्स क्या सबके लिए अवेलेबल है? फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए अवेलेबल है और फंडामेंटल राइट्स जो है फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है। बट कुछ राइट्स ऐसी हैं जो कि एक्सप्लिसिटली सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए ही अवेलेबल हैं। वो कौन सी राइट्स हैं? द राइट्स आर इंक्लूडेड आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। अब इसको याद करने के लिए देखो मैं आपको ये बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना बेसिकली आपकी आर्टिकल नंबर 12 से स्टार्ट होती है और आर्टिकल 35 तक रहती है। तो आप इस चीज़ को ऐसा समझ लीजिए कि एक 50 और 30 का गैप आप समझ लीजिए, आप उसके बीच में रखिए। तो 15 और 30 का गैप को समझिए आप। 30 के बाद में, क्योंकि 33, 34, 35 वो पैरामिलिट्रीज और मिलिट्री एक्शंस हैं, वो सब हम कभी जब डिटेल्स में फंडामेंटल राइट्स करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। बट जो मेन चीज़ें हैं वो 15 और 30 में ही आपको दिख जाती हैं। तो आप जो है दोनों के एक्सट्रीम्स को पकड़ लीजिए, 30, 15, फिर एक कम करिए 29, 16 और फिर एक, तो आपको याद हो गया 15, 16, 29, 30 और बीच में आपको एक आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 आपको ऐसा सच मुझे याद नहीं कराना पड़ेगा, जब मैं आपको आर्टिकल 19 अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो जो फंडामेंटल राइट्स की गोल्डन ट्राइंगल हैं राइट्स के, वो हैं आपके आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। ये इन्हीं के आधार पे आपकी फंडामेंटल राइट्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। आर्टिकल 14 इज़ अबाउट राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 गिव्स यू राइट टू फ्रीडम एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड प्रिवेसी। आप अगर यूपीएससी के पेपर्स को, पास्ट ईयर्स पेपर्स को एनालाइज किए होंगे तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि आर्टिकल 21 से हर साल एक क्वेश्चन रहता है मोस्टली, राइट टू लाइफ कहाँ कहाँ है, राइट टू प्राइवेसी कहाँ कहाँ है। तो आर्टिकल 21 इज़ लाइक डैम इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू और आपको वो चीज़ें जो है पढ़नी पड़ेंगी। आर्टिकल 21 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या फंडामेंटल राइट्स जो है एब्सोल्यूट राइट्स हैं कि आपको फंडामेंटल राइट्स मिल गई तो आप कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, फंडामेंटल राइट्स की अपनी लिमिटेशंस हैं और उस लिमिटेशंस को देयर इज़ अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बाय द स्टेट। आपको ऐसा नहीं, आपको लिबर्टी मिल गई तो इट डजंट मीन लाइक कि आप किसी को जाके कुछ भी बोल दोगे, ऐसा नहीं होता है। देयर इज़ अ रीजनेबल restriction और that depends upon the social order, the national interest of the country। आप फंडामेंटल राइट्स, आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप आसिम मुनीर के कान में जाके बता दो कि मैंने देखा था कि हमारे देश की आर्मी की फ़ौजें यहाँ पे चल रही थी। भाई पकड़ लिए जाओगे, ये सब काम मत करना कभी, ऐसा सोचना भी मत, ठीक। फिर
इट्स नीदर सैक्रोसेंट नॉर परमानेंट। इसका मतलब क्या है, बहुत आसान भाषा में समझिए कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है ये कोई एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है कि ये आपको हमेशा जन जन्मांतर तक ये ऐसी ही रहेंगी। जिस समय हमारा, एक चीज़ समझिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये अपने आप टाइम पर टाइम जो है ये बदलेगा जिस हिसाब से हमारे देश को जो है ज़रूरतें पड़ेंगी। आप लोग ने देखा होगा 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था और उसके बाद से लगभग 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उन्होंने ये मेक श्योर किया था कि इसको हम एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे कि भले हम तो चले जाएंगे बट ये हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी। अभी आप देखिए आगे चल को जो है एआई टेक्नोलॉजीज़ आएंगी और बहुत चीज़ें आएंगी, तो आपको लगता है कि 70 साल, 80 साल, 75 साल पुरानी जितनी भी हमारी लॉस लिखे होंगे या कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स लिखे होंगे वो सब आज के टाइम को जो है वो यूज़ रहेंगी? वो नहीं रहेंगी यूज़फुल आज के टाइम के हिसाब से। हमें उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे और यही चीज़ जो है हमें बताता है कि हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है ये सैक्रोसेंट हैं और परमानेंट हैं। बट इसमें क्या पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट्स को जो है अमेंड कर सकता है? तो नहीं। केशवानंद भारती केस में ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने लेकर आई थी हमारी, वो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि लाइक आप समझ लीजिए रूल ऑफ लॉ हो गया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हो गया, सेकुलरिज्म हो गया। सेकुलरिज्म इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कोई आके कहता है कि हम देश को ये बना देंगे वो बना देंगे, भाई आपको लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारे और इस चीज़ को हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और भाई देखो पार्लियामेंट है, वो कुछ भी कर दे, फिर कल को जो है जुडिशरी बदल जाए तो उसमें फिर कुछ भी हो सकता है, उस पर तो फिर क्या कमेंट करें। पर आज के टाइम पे इस समय प्रेजेंटली सेकुलरिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इस देश में सारे रिलीजन का सबका वही पावर है, वही तरीका है, वैसे ही नॉर्मल भाईचारे से ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी सब अलाइव है और ये हमेशा ही बनी रहेगी। अब मैं जैसे आपको बता रहा था एक बेसिक फ्रेमवर्क में आपको जो है अब हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 14 to 18 से स्टार्ट होता है और ये राइट टू इक्वालिटीज़ की बात करता है। जैसे हमारा जो है आर्टिकल 14 हो गया, ये हमने दो पार्ट्स में लिया है। एक इसका पार्ट जो है हमारा यूएसए से लिया गया है और एक हमारा पार्ट इसका यूके से लिया गया है। उसके बाद जो है हमारा आर्टिकल 19 to 20 जो है 22, ये हमारा राइट टू फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में जो है हमारे पास 6 राइट्स हैं और ये राइट्स अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। उसके बाद आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 जो है ये आर्टिकल 19 और 20 जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इवन आर्टिकल 21 ऑल्सो, जब आपके देश में कभी भी नेशनल इमरजेंसी लग गई, ना लगे यही चाहेंगे हम लोग, बट सपोज कभी नेशनल इमरजेंसी लग गई तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है कर्टेल कर दिए जाएंगे। ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट दो आर्टिकल ऐसे हैं, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो आर्टिकल्स हैं जो कि नहीं कर्टेल किए जा सकते। आर्टिकल 20 जो है ये 3 पार्ट्स हैं इसमें। एक है नो डबल जियोपार्डी, मतलब आप जो है किसी एक ही सज़ा की किसी इंसान को 2 बार, एक ही जो है गलती की किसी इंसान को आप 2 बार सज़ा नहीं दे सकते हो। फिर नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब आज मैंने कोई गलती की और इस गलती की सज़ा जो है, अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैंने ऊंची आवाज़ में कुछ बात कर ली तो जो है सपोज़ इसकी आज के टाइम पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि मेरे को जेल भेज दिया जाएगा। बट कल को अगर मान लीजिए कोई इसका रूल बन गया कि 2 साल के लिए जो है जेल भेजा जाएगा, तो जो मैंने आज काम किया है उसकी मुझे कल सज़ा नहीं मिल सकती। एंड द थर्ड पार्ट इज़ नो सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन, मतलब आप इंसान को जो है खुद नहीं कह सकते हो कि भाई तुम ही अपने अगेंस्ट में जो है वो अपने वहाँ पे जाके कोर्ट ऑफ लॉ में दलील दो।
कि मैं ही अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ। तो ये नो सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन ये यही चीज़ बताता है। उसके बाद जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेगारी सिस्टम और फिर चाइल्ड लेबर्स जो है कि आर्टिकल 24 हमें कहता है कि किसी भी चाइल्ड को लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज हम किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें 24 देखता है। फिर उसके बाद देखिए, ये चीज़ मैंने आपको बताया कि ये सब बहुत ही डेप्थ में जाना पड़ेगा और मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आप उसी हिसाब से समझिए। इसके बाद है हमारा आर्टिकल 25 to 28। इट टॉक्स अबाउट द रिलीजन। हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, टू प्रैक्टिस, टू प्रोफेस, टू प्रोपगेट एनी रिलीजन। और फिर हम रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको उसके अगेंस्ट टैक्स देना है, नहीं देना है, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाएगा हमें जो है रिलीजियस थिंग्स और नॉट। तो ये सब बाकायदा मेंशन है आर्टिकल 25 to 28 में। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमें आर्टिकल 29 और 30 में बताता है। ये बेसिकली माइनॉरिटी राइट्स है, बट आर्टिकल 29 जो है उसमें कहीं पर भी माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं लिखा है। ये जनरली सबके लिए है राइट्स। जो माइनॉरिटीज़ होते हैं वो अपनी जो उनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस होती है, जो डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए ये राइट्स दिया जाता है। और आर्टिकल 30 में ये मेंशन्ड है। आर्टिकल 29 इज़ फॉर एवरीवन। अगर आपको अपनी कोई डिस्टिंक्ट जो है कल्चर है, आपका प्रैक्टिस है, तो उसको आप जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। The heart and soul of the Indian Constitution as said by the Dr. Bhimrao Ambedkar, Article 32। क्या फ़ायदा ऐसी राइट्स का, क्या फ़ायदा ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या फ़ायदा ऐसी फंडामेंटल राइट्स का जो हम इम्प्लीमेंट ही ना करा पाएँ, जो जुडिशरी में हम जा ही ना पाएँ। अगर हमारे साथ हो रहा है तो दिस आर्टिकल 32 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स केयर ऑफ इट। यहाँ पे हमें 5 रिट्स होते हैं, वो रिट्स मैं आगे डिस्कस करूँगा आप लोगों से, उसमें आप लोगों को ये फिर चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। मैं आपको आर्टिकल 19 के बारे में बता रहा था। आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ना, इट्स ऑल्सो कवर्स द डिजिटल एक्सप्रेशन एंड डिजिटल स्पीच इन IT केस ऑफ श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ। उसमें हुआ ये था कि जो है 2 लड़कियां थी, उन लोगों ने किसी फेसबुक पोस्ट को लाइक कर दिया था और उसको शेयर कर दिया था। उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर श्रेया सिंघल ने केस फाइल किया था और जो उनके अगेंस्ट में वायलेशन हो रहा था, तो वो जो है एक चिलिंग इफ़ेक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक चिलिंग इफ़ेक्ट देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। और जो मतलब हर इंसान के पास ये अधिकार है। इट्स नॉट ओनली कि मैं आपसे बोल रहा हूँ या आप मुझसे बोल रहे हो या आपस में हम बात कर रहे हैं, यही हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इवन हमारे पास डिजिटली भी अपनी बात कहने का फ्रीडम एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद है। दूसरा है इसमें 19(1) क्लॉज बी। इट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बट मेक श्योर ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप ना जाके असेंबल कर रहे हो तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। द थर्ड इज़ टू फॉर्म द एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। एसोसिएशन और यूनियंस आप बना सकते हैं, इसका राइट आपके पास है। ट्रेड यूनियंस बनाने का राइट आपके पास है। बट अगर आप बोलें जाके सरकार से कि मुझे इस ट्रेड यूनियन के लिए जो है रिकॉग्निशन चाहिए, इसका जो है फंडामेंटल राइट्स आपके पास नहीं हैं। ये आपके पास बनाने का अधिकार है। द फोर्थ थिंग टॉक्स अबाउट 19(1) क्लॉज डी टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इट इम्प्लाइज दैट यू कैन मूव एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। ज़रूरी नहीं है यूपी का बंदा महाराष्ट्र जा सकता है, महाराष्ट्र का बंदा जो है बंगाल जा सकता है। सब लोग को अधिकार है कहीं पर भी जाके रिसाइड करने का और अपनी जो भी ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन है उसको जो है प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का। अब जो है फंडामेंटल राइट्स और DPSPs कैसे कैसे हमारी इवॉल्व हुई हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट केस इज़ AK गोपालन केस ऑफ 1950। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन किया था और कहा था कि द लॉ मियरली नीड्स टू एग्जिस्ट एंड बी फॉलोड रिगार्डलेस ऑफ द फेयरनेस। इसका मतलब ये है कि जो भी लॉ हमारे दिखा हुआ है संविधान में, सुप्रीम कोर्ट एज इट इज़ उसको पढ़ के वही फॉलो करेगी। फिर उसके बाद हमारा 1978 द फेमस केस ऑफ मनेका गांधी केस जो है, इसमें हमने पहली बार जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया था। इससे पहले आज भी हम लोग जो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो कि हमने जापान से लिया है वो फॉलो करते हैं। बट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज़ द फर्स्ट टाइम वेयर
protection against both the arbitrary and executive and the legislative action was there. इस केस के बारे में बताता हूँ. अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है फ्रीडम है ऑफ मूवमेंट, बट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप जो है दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से गुजरात कहीं पे भी जा रहे हैं, तो इस चीज़ को प्रिजर्व कर रहा है हमारा 19(1) क्लॉज डी, जो हमें टेरिटरी ऑफ इंडिया में मूवमेंट करने का अधिकार देता है. बट अगर मैं कल को जो है यूके में जाके पढ़ाना चाहूँ या रशिया में जाके पढ़ाना चाहूँ, तो क्या इस चीज़ को जो है 19(1) क्लॉज डी दे माने उसके बारे में उसको प्रोटेक्ट करेगा? नहीं. उसके लिए आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जब मनेका गांधी को रोका जा रहा था बाहर जाने के लिए, तो उन्होंने इस का आर्टिकल 21 का कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया था. और उस टाइम द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द इंडियन जुडिशरी हिस्ट्री, जब सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जो है इम्प्लीमेंट किया था. Now there is a famous case of K.S. Puttaswamy judgment. K.S. Puttaswamy judgment, it talks about the right to privacy is the integral part of Article 21. It talks about the right to life. It also says that right to life is not a mere existence. कि आप ये नहीं कि जानवरों की तरह किसी को ज़िंदगी देकर बोलो कि ये तो जो है भाई हम राइट टू लाइफ तो दे रहे हैं, स्टेट बोल सकती है इस चीज़ को. नहीं, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड दिस क्लियर दैट द लाइफ शुड बी फिल्ड विद द ह्यूमन डिग्निटी. अब मैं आपसे आर्टिकल 32 के बारे में बात कर रहा था कि हमारे पास कोई भी फंडामेंटल राइट्स हो, अगर वो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, हम उसको प्रोटेक्ट ही ना कर पाए, हमको उसके लिए जो है हमें सुप्रीम कोर्ट से हम जा ही ना पाए उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो क्या फ़ायदा. उसमें जो है हमें 5 रेट्स दी गई हैं. ये रेट सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 में है, पर माइंड यू ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 में नहीं है. ये इवन इसके लिए आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं. द हाई कोर्ट में जहां आपकी रेट्स हैं, ये आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द रेट्स ऑफ द हाई कोर्ट्स. आप एक चीज़ ये भी देखेंगे, टू मूव इनटू द कोर्ट अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स वायलेशन विच इज़ मेंशन्ड इन द आर्टिकल 32. ये सुप्रीम कोर्ट है, ये इटसेल्फ इज़ अ फंडामेंटल राइट कि आपको जाने का अधिकार कोर्ट में, ये अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है. इसमें बहुत सारे रेट्स हैं, ये थोड़े से देखिए डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं बिकॉज इट्स अ लेटेंट टर्म, बट ये ज़्यादा पूछते भी नहीं हैं. और आपको बेसिक आइडिया बस इतना होना चाहिए कि हेबियस कॉर्पस जो होता है, द फर्स्ट थिंग इट टॉक्स अगेंस्ट द इलीगल डिटेंशन. द सेकेंड वर्ड इज़ द मैंडेमस, इट कमांड्स एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़. The third one is the prohibition. It prevents the lower courts like district courts to exceed their jurisdiction. जो है they can't prevention lower courts from exceeding their jurisdiction. The fourth one is certiorari. It's like quashing an order of the lower court. The fifth one is quo warranto. By what warrant? By what authority? It challenges the illegal detention of a public officer. जैसे मैंने आपको बताया था, द फेमस कोट ऑफ द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अ नलिटी. इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट. एक डिफरेंस समझ लेते हैं अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स और DPSP का. मैं इसी के बारे में बात करते आ रहा हूँ तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा. फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव राइट्स है. क्यों नेगेटिव राइट्स है मैंने आपको बताया था, क्योंकि स्टेट को रेस्ट्रिक्ट करती है कुछ काम करने के लिए. DPSP इज़ अ पॉजिटिव राइट्स. ये जो है आपको DPSP जो है प्रमोट करती है कि आपको ये चीज़ें करनी है फॉर द बेटर गवर्नेंस. उसके बाद जस्टिसबिलिटी, ये हम लोग स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं एनफोर्सिएबल है और DPSP नॉट एनफोर्सिएबल. अभी मैं आगे की स्लाइड्स में आपको इसका रीज़न भी दूंगा कि नॉट एनफोर्सिएबल क्यों है. डेमोक्रेटिक गोल्स इसके क्या हैं? द फंडामेंटल राइट्स एस्टेब्लिशेस द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वेयर एज द DPSP एस्टेब्लिशेस द सोशल एंड द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. DPSP बेसिकली आपका आर्टिकल नंबर 36 से 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें है आपका, और ये जो है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है.
फंडामेंटल राइट्स जो है बेसिकली एक इंडिविजुअलिस्टिक राइट्स है कि आपके खुद के हनन पे आपके साथ कुछ गलत कर रही है सरकार, आप उसके पे जा सकते हैं। बाकी जो है डीपीएसपी एक सोशलिस्टिक जो है, इट प्रमोट्स द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। थोड़ा हम डीपीएसपी के बाद बात कर लेते हैं। इट्स द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिकली ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है और मैंने आपको बताया था कि ये आयरिश गवर्नमेंट से लिया गया है, derived from the Irish government and resembles the instrument of instruction from the Government of India Act of 1935। बेसिकली ये डिफरेंट टाइप्स के एक्ट्स बने थे। जब आप फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत खोलेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि चार्टर्स एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1781, पिट्स एक्ट ऑफ 1784 और फिर 1813 एक्ट और फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स बने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, ये सब बहुत सारे एक्ट्स बने। इसको हम कभी किसी दूसरी क्लास में मैं आपको जो है एक एक एक्ट्स जो है अच्छे से समझाऊंगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जो है, तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि इट एम्स टू एस्टैब्लिश द वेलफेयर स्टेट रेदर देन अ कॉलोनियल पुलिस स्टेट। वेलफेयर स्टेट कैसे? क्योंकि ये हमारे गवर्नेंस सिस्टम में जो है ये काम आती है और ये हमारी प्रीएम्बल की जो आइडियल्स हैं, जो हमें जो जस्टिस देती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात करती है। द मॉरल कंपास द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, जिसके बारे में हम लोग बात करते हुए आ ही रहे हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं, मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया है। अब कभी आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब हमारे फोर फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें जब फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सिएबल दे दिए, जस्टिसेबल दे दिए, तो हमें डीपीएसपी क्यों नहीं दिए जो है? कभी इस बारे में थोड़ा सा सोचना। इट्स नॉट अ पॉलिटी क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ पॉलिटी क्वेश्चन, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। जब आप आर्टिकल 36 to 51 में आप जाएंगे तब आप पाएंगे कि इट एनकम्पासेस द लार्जर सर्कल इन द सोसाइटी। और खुद सोचिए 1947 में जो देश आज़ाद हुआ, 1950 में जब उसकी 3 साल की उम्र थी, उसके पास रिसोर्सेज की कमी थी, उसके पास इकनॉमी की कमी थी। अगर डीपीएसपी को जो है जस्टिसेबल या एनफोर्सिएबल कर देते तो उस समय की जो गवर्नमेंट थी, इवन आज हम 6th लार्जेस्ट इकनॉमी हैं। अभी तक कुछ टाइम पहले तक हम लोग 4th लार्जेस्ट इकनॉमी थे, पर थैंक्स टू लाइक फ्लक्चुएशन ऑफ मनी विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर्स, और उसी का रीज़न है कि हम फिर से 6th पे आ गए। बट it's not a big deal once the Iran and USA war will over, money will shoot up and उसके बाद हमारी जैसे जैसे मनी स्ट्रॉन्ग होएगी, जैसे जैसे हमारी इंडियन करेंसी अप्रिशिएट करेगी, हम फिर से जो है एटलीस्ट 4th पे तो हम आ ही जाएंगे। 3rd 2nd पे तो थोड़ा टाइम लगेगा जाने पे, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो उस समय हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे तो हम उसको इन्फोर्सिएबल कैसे कर सकते हैं? आप एमएसपी के बारे में सब जानते होंगे। हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी भी क्रॉप पे एमएसपी देती है, पर हमारी जो क्रॉप्स पे एमएसपी मिलती है हमारे फार्मर्स को, वो कुछ क्रॉप्स पे ही मिलती है। इट्स नॉट लाइक कि हम सारे क्रॉप्स पे देते। क्यों नहीं देते भाई? $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की हमारी बेस है और हम क्यों नहीं पूरी क्रॉप्स पे हम एमएसपी देना स्टार्ट करें? उसका मेन बहुत रीजंस हैं, क्योंकि फिर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बट जो मेन रीज़न ये है कि रिसोर्सेज की कमी है। आप किसी को भी, आप 4 ट्रिलियन बेस इकोनॉमी पे आप ये नहीं कह सकते हो कि हम सारे क्रॉप्स पे एमएसपी देना स्टार्ट कर देंगे, और इसका सेम रीज़न है। बट ये गवर्नेंस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है? देखिए, जो हमारे 4 फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने ये तो कह दिया कि भाई देखो, ये हम तुम्हें आर्टिकल देकर जा रहे हैं, ये हमारी गवर्नेंस के जो है इम्पॉर्टेंट है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इसको हम इन्फोर्सिएबल नहीं करा सकते हैं। तो पर आपको जो है ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये हमारा गोल है, ये हमारा जो है एंड गोल है जहाँ पे हमें पहुँचना है। एंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड एज वेल एज द पास्ट गवर्नमेंट्स जो हैं, उन्होंने अब तक जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने बिट्स एंड पीसेस में जो है कुछ ना कुछ अपने रूल्स बनाए, अपने एक्ट्स बनाए, अपने स्कीम्स बनाए, जो इस वेलफेयर कंसेप्ट को जो है प्रमोट करते हैं। अगर आप आर्टिकल 38 से आर्टिकल 51 तक आप देखेंगे, मैं बेसिक कुछ एग्जांपल्स लेकर आऊँ। जैसे आर्टिकल 38 टॉक्स अबाउट द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़। तो इसको बेसिकली जो है एनफोर्सिएबल तो नहीं किया, बट व्हाट इज़ मनरेगा?
मनरेगा इज़ गिविंग राइट टू लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। जो है मनरेगा बेसिकली बीबीजी रामजी बन चुका है, और इसका इट्स नॉट ओनली कि इसका नाम चेंज हुआ है, ये करंट का टॉपिक है। और इसमें अगर आप देखेंगे कि तो ये बेसिकली अब ये डिमांड ड्रिवन से सप्लाई ड्रिवन पे आ चुका है, जो इसका सबसे बड़ा चेंज है। और दूसरी चीज़, अब इसमें स्टेट भी कंट्रीब्यूट करेंगी। जो नॉर्मल स्टेट्स हैं दे विल कंट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ 60:40, 60 सेंटर देगी, 40 आपका स्टेट गवर्नमेंट्स देगा, एंड जो हिली स्टेट्स हैं वो 90:10 के बेसिस पे कंट्रीब्यूट करेंगे। और जो 100 डेज़ का जो पीरियड था उसको बढ़ा के 125 डेज़ का कर दिया गया है। एंड द वन मेजर थिंग जो इसमें बीबीजी रामजी में आई है चेंजेस, वो ये आया है कि अब जो है 2 महीने का आपको गैप मिलेगा। वो 2 मंथ्स का जो आपका एग्रीकल्चर का जो पीक टाइम होता है हार्वेस्टिंग वगैरह का, उसमें लेबर्स को गैप मिलेगा कि ताकि जो है लेबर शॉर्टेज ना हो सके। तो ये तो करंट का टॉपिक है, इसको हम कभी और कवर करेंगे। द आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। क्या है भाई, 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 क्या बात करता है? यही तो बात करता है पंचायत की, म्यूनिसिपैलिटीज़ की, ये यही सब बातें करता है। और ये चीज़ जो है इनडायरेक्टली हमें आर्टिकल 40 दिया ना, उसके बाद जो है आर्टिकल 45 इस टॉक्स अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। अब अगर आप में से कोई पहले की आपको चीज़ें याद होगी तो एक बहुत अच्छा शो आता था कि आप 5वीं पास से तेज हैं, तो 45 टॉक अगर आप 5 देखेंगे तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। एंड द सर्व शिक्षा अभियान एंड द आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009, ये हमारा बेसिकली क्या है, ये एजुकेशन को ही तो प्रमोट कर रहा है। उसके बाद आर्टिकल 43 टॉक्स अबाउट द लिविंग वेज। ये वर्ड आप जो है ध्यान दीजिएगा, लिविंग वेज, ये आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे बहुत ज़्यादा। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें वो लोग डिफरेंट टर्म्स यूज़ कर लेंगे, सब्सटैंशियल वेजेस या कुछ भी ऐसा वेज यूज़ कर लेंगे। बट आपको याद रखना पड़ेगा कि आर्टिकल 43 टॉक्स अबाउट द लिविंग वेजेस ऑफ द, और जो हमारे कोड्स बने हैं, जो अभी हमारे लेबर कोड्स बने हैं, वो यही सब जो है मिनिमम वेजेस एक्ट, 4 लेबर कोड्स बने हैं, वो अलग टॉपिक है। 4 वेजेस कोड बने पहले हमारे देश में, लाइक हज़ारों लेबर कोड्स होते थे, उसको जो है अब कंप्रेस करके अब 4 जो है जो इम्पोर्टेंट कोड्स जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के लिए जो बेनिफिशियल रहे उसके लिए हिसाब से ये बना है। अब नाउ देयर इज अ जुडिशियल पेंडुलम दैट सीक्स एन इक्विलिब्रियम। अब इसमें मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा। जब स्टार्टिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए, तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा पाया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो झुकाव रहता था वो हमेशा केसेस में जो है, वेदर इट्स एन चंपक दोराई राजन केस और गोलकनाथ केस, तो वहाँ पे जो है हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा वैल्यू किया। बट विद द एडवांसमेंट और जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे जो है सुप्रीम कोर्ट को ये रियलाइज़ होने लगा कि नहीं, दीज आर द फाउंडेशन बेडरॉक्स, और ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस को जो है आप अलग नहीं कर सकते। एंड वो जो है हमको ये चीज़ दिखी मिनर्वा मिल केस में, जिसमें एक्सप्लिसिटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दीज आर लाइक टू व्हील्स ऑफ द चैरियट। केशवानंद भारती केस, इसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बट कभी कभी ऐसा भी हो गया सुप्रीम कोर्ट में जो है उसके बाद ये चीज़ जो है पार्लियामेंट ने लेकर आई कि हम उस पार्लियामेंट ने कई जगह वेदर इट्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है आर्टिकल 31C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आर्टिकल 31C, it says that when article 39 and B and C comes into the role, article 14 goes away. B and C distribution of welfare, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के अगेंस्ट में है। और जब इसकी बात होने लगेगी तब उस टाइम पे आप राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 को आप नहीं कोट कर सकते हो कि जो है भाई हमारा तो अधिकार है आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी का। नहीं, इस केस पे जो है हमारी पार्लियामेंट ने जो है इस चीज़ को आर्टिकल 39 बी एंड सी को आर्टिकल 14 एंड 19 से ऊपर रखा है।
Now I'll talk about the famous case of केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस हुआ क्या था बेसिकली, ये हमारे संविधान का, हमारे आज तक के जुडिशरी का सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल केस था, जिसने हमारे पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल के रख दिया था। इतना बड़ा केस है ये, आज तक की हमारी, इसका आप यही समझ लीजिए, इसकी इम्पोर्टेंस इस चीज़ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये अब तक की हमारी सबसे बड़ी बेंच 13 जजेस की बेंच बनी थी। और इस केस को जब हम जजेस लोगों ने अपना जो आंसर दिया था, जब अपना जजमेंट दिया था, इसमें हमने 70 कॉन्स्टिट्यूशंस का जो है रेफरेंस लिया था पूरे वर्ल्ड के। तो बेसिकली था ये कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो उस समय जो है बहुत ज़्यादा देखेंगे तो लैंड रिफॉर्म्स का सबसे पहला जो है सिस्टम लागू हुआ। इवन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स एंड ऑल। उससे क्या हुआ कि क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम थी उससे पहले, तो कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही नहीं था। तो उस चक्कर में हमने सबसे पहला जो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न था वो था हमारा लैंड रिफॉर्म्स। उसके बाद उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे स्टेट्स ने अपने अपने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाने स्टार्ट कर दिए। उसी हिसाब से 1963 में केरला ने अपना केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लेकर आया। केशवानंद भारती का एक मठ हुआ करता था और उस मठ के अकॉर्डिंग जो है केरला गवर्नमेंट ने इस लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1963 से उस ज़मीनों को लेना स्टार्ट कर दिया। अब वो ज़मीन जब उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया तो केशवानंद भारती जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। उनके लिए NM पालकीवाला ने केस लड़ा। ही वॉज अ रिनाउंड लॉयर। तो उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 19(1) क्लॉज F, ये हमें राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ फंडामेंटल राइट्स और स्टेट कांट टेक अवे दिस फंडामेंटल राइट्स। और ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आके चला गया कि इट्स अ फंडामेंटल राइट्स और ये चीज़ें जो है स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे कर रही हैं। उस समय एक टसल चल रहा था। अगर आप उस टाइम की एक सिनेरियो को समझेंगे तो एक टसल चल रहा था। टसल किसके बीच में चल रहा था? टसल चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के बीच में और टसल चल रहा था पार्लियामेंट के बीच में। पार्लियामेंट ये कहती थी कि आर्टिकल 368 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द पावर कि हम जो है कुछ भी अमेंड कर सकते हैं भाई अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में। और सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी कि नहीं, यू कांट अमेंड एवरीथिंग। इवन इन द गोलकनाथ प्रेसिडेंट गोलकनाथ केस में पार्लियामेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। और इसके अगेंस्ट में जाके जो है पार्लियामेंट ने आर्टिकल 368 को कोट करते हुए 24th, 25th एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरी पावर है और हम जो है पार्लियामेंट कोई भी लॉस को अमेंड कर सकती है। द कोर क्वेश्चन बिकेम कैन, फिर ये जब केस गया, और ये कोर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, जब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ गया कि भाई क्या पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकती है? और अगर सब कुछ अमेंड कर सकती है तो कितने उसकी अमेंडेबिलिटी पावर है? क्या जो है कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट्स एंड इफ सो टू व्हाट एक्सटेंट, क्या फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि यस, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। बट उसने उसमें पहली बार हमारे देश में जो जुडिशरी ने एक टर्म्स लेकर आया वो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे उसमें सेट ऑफ कुछ रूल्स दिए, सेट ऑफ कुछ चीज़ें दी गई, जैसे हमारा रूल ऑफ लॉ हो गया और भी हमारा सेकुलरिज्म एक फ़ीचर है, फेडरलिज्म एक फ़ीचर है, जुडिशियल रिव्यू एक फ़ीचर है। ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब चीज़ें आप नहीं अमेंड कर सकते हो भाई, आप सब कुछ अमेंड कर सकते हो पर जो जो चीज़ें बेसिक फ़ीचर्स हैं, और ये जो लिस्ट हम दे रहे हैं एग्जॉस्टिव लिस्ट, ये कोई फुल एंड फाइनल लिस्ट नहीं है कि आपको ये लिस्ट मिल गई अब इसके अलावा आप सब अमेंड करना स्टार्ट कर दो। जो है आगे हमको ज़रूरत पड़ी तो हम आपको और लिस्ट में चीज़ें ऐड करके देंगे और उस चीज़ों को आप नहीं कर सकते। इवन द पार्लियामेंट कोटेड इन द 29th अमेंडमेंट जो है जुडिशियल रिव्यू। पार्लियामेंट हमारी बहुत चालाक थी, पहले भी चालाक थी, आज भी चालाक है।
पहले क्या होता था कि जो है हमारे कोई भी लॉज होते थे उसको पार्लियामेंट जो है शेड्यूल 9 में डाल देती थी और वो जो है इम्यूनिटी उसको मिल जाती थी कि भाई वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं जा सकता। केशवानंद भारती केस ने कह दिया कि ऐसा तो नहीं हो सकता, वी हैव द पावर टू एनालाइज एवरी एक्ट ऑफ योर्स। तो हमारे पास तो पावर है, हम सब चीज़ देखेंगे। आफ्टर केशवानंद भारती केस 1973 ये चीज़ हुई और इन लैंडमार्क जजमेंट ऑफ 13 जजेस 7-6 के उसमें जो है फेवर में केशवानंद भारती जो है ये केस जीत गए। अब क्या राइट्स दे देना और क्या बोलते हैं आपका डीपीएसपी देना यही सब कुछ है देश में? नहीं, जो थर्ड पिलर जो था जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर आप अपनी ड्यूटीज़ नहीं कर रहे हो तो जो है क्या फ़ायदा कि जो है आपको सिर्फ राइट्स और स्टेट वेलफेयर स्कीम्स ही दी जा रही है और आप देश के प्रति आपका क्या कर्तव्य है? भाई आपको भी तो अपना कुछ कर्तव्य दिखाना पड़ेगा। और ये जो है एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया हमारे आर्टिकल 51 क्लॉज ए में, जिसमें हमने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी, जिसमें से 10 जो है 1976 में आ गई थी। उसके बाद जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। उसके बाद 11th हमने फिर से अमेंडमेंट करके एक बार फिर हमने उसको ली। और इसका जो की कंसेप्ट है आपको ये देखना पड़ेगा कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल। ये दोनों भाई मिली हुई चीज़ हैं। जब आप अपने राइट्स की बात करते हैं तब आपको अपने ड्यूटीज़ के बारे में भी जानकारी रहनी पड़ेगी कि आपको क्या है। क्या ये जस्टिसेबल है? नहीं, ये जस्टिसेबल नहीं है। और ये जो है हमारे सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए ही है, ये कोई फॉरेनर्स के लिए नहीं है। अब इसमें आपको मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि ये क्या टॉक करता है। इट टॉक्स अबाउट द अपहोल्ड द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ये सब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और आप इसको जो है देख सकते हैं। सो गाइज़, आज की क्लास जो है हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको एक लेक्चर ये समझ में आया होगा और आपको एक बेसिक एक फिल्म की तरह जो है चीज़ें आपके दिमाग में, जो हमारे साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे मतलब हमारे संविधान का दिल है, वो उसके बारे में क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको जो है कुछ फीडबैक देना है या कुछ भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, वो आपके लिए बना के रखा गया है, तो आप उसमें अपना कमेंट ज़रूर करें। और कुछ इम्प्रूवमेंट अगर मेरे को अपने अंदर लानी पड़ेगी, देखो दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास एंड आई विल ऑल्सो लाइक कि मैं जो है चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बिकॉज मेरा जो एम है, मेरा जो चैनल है आधुनिक यूपीएससी, इसका जो मेन एम ये है कि मैं किस तरीके से जो है नॉलेज को हम आज की टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करके मैं अपने स्टूडेंट्स को इजी वे में जो है जो उनको एक समझ आ सके कि यहाँ पे आके आपने देखा होगा मैंने प्रीलिम्स की भी बात की, मैंने मेंस की भी बात की, मैंने जब केस लॉज पढ़ाया आपको तो मैंने मेंस की बात की, जब मैंने आपको बेसिकली सिर्फ आर्टिकल्स टच करके मैंने आपको छोड़ दिया तो उस समय मैंने प्रीलिम्स की बात की। तो ये मेरा बस मेन उद्देश्य है कि आपको एक ईजी वे में समझ में आना चाहिए। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं कि मैं आपको 30 मिनट्स या 35 मिनट्स के लेक्चर में पूरे तरीके से आपको जो है मैं बता सकूं, समझा सकूं, बट मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको जो है एक बेसिक आइडिया मिलेगा होगा। एंड थैंक्स फॉर योर लाइक सपोर्ट एंड that's all from today's class. We will meet again soon. Thank you.